हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, हु डिस्कवर्ड सेल इन हाउ, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दीज क्वेश्चन वर गिवन टू यू, है ना। आपको दिए गए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, ओके। So now in this video we are going to start our new topic, that is about 5.2, what is the cell made up of, what is the structural organization of a cell। क्या मतलब है और क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे कि सेल जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है। मतलब देखिए, पहला सवाल ये है हमारा कि सेल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, किस चीज़ से बनी हुई होती है, यानी उसके कंपोनेंट्स हमसे पूछ रखे हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, और इसके अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है चीज़ों की, लाइक हमारे घर में होती है जैसे, उसी तरीके से तो सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखनी है कि क्या क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो अब बाकी आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। We saw above that the cell had special components called organelles। हमने देखा है माइक्रोस्कोप के अंदर कि जो सेल है उसके अंदर उसके स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है बच्चे, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है ना। जैसे हमारे घर में होता है कि किचन इज़ देयर, अ बेडरूम इज़ देयर, अ ड्राइंग रूम इज़ देयर, है ना। मतलब ये सारे तो कंपोनेंट्स हैं और उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर एक माइक्रोस्कोप के अंडर हम किसी सेल को स्टडी करते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हमें 3 फीचर जो हैं वो कम्प्लीटली दिखाई देती हैं। अब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये देखिए, 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, हर एक सेल के अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 जो चीज़ें अभी आपको डिफरेंशिएट करके मैं बताऊंगी, ये हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है जो कवरिंग होती है सेल की। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस, एज यू नो अबाउट न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड पार्ट होता है किसी भी सेल का। ठीक है बच्चे, तो 3 चीज़ें आप जो मेनली 3 चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो और भी होती हैं, 1 बाय 1 हम सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर। लेट अस सी हाउ। जो कोई भी अगर सेल है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से लेन देन कर रही है, कोई चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, कुछ सेल के बाहर जा रही हैं, उन चीज़ों के लिए भी, उन एक्टिविटीज़ के लिए भी ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। प्लस सेल के अंदर कोई जो एक्टिविटीज़ हो रही है, मान लीजिए कुछ भी, तो उनके लिए भी सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ 5.2.1 दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब हम मेनली ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो असल में होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि जो सेल है हमारी, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, उसे हम जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे घर को देखें तो हमारे घर के चारों तरफ दीवार होती है ना, गेट लगा हुआ होता है, लेकिन दीवार भी होती हैं जिसके अंदर हमारा घर जो है, रूम्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो ये जो दीवारें हैं इनको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे रहे हैं। ओके बच्चे, this is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment। ये जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो कि सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट हैं उनको अलग करती है बाहर वाले एनवायरनमेंट से। ये तो ऑब्वियसली बात है ना। अगर हम कहीं पर दीवार नहीं बनाएंगे तो पूरा ग्राउंड जो है हमें एक ही नज़र आएगा, कुछ भी हमें उसमें अलग नज़र ही नहीं आएगा कि कोई चीज़ में अलग से है भी।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आपको वो बता रखा है बच्चे। क्या फंक्शन होता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देती है, कुछ चीज़ों को ही। कुछ चीज़ें मतलब कैसे? जो चीज़ें यूज़फुल हैं सेल के लिए उनको अंदर आने की परमिशन देती है ना, और जो चीज़ें हार्मफुल हैं सेल के लिए उनको अंदर जो है आने की परमिशन नहीं देती। तो इन चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ये रिस्पॉन्सिबल होती है दूसरे मटेरियल के प्रिवेंशन में भी। मतलब क्या कि जो मटेरियल हार्मफुल रहेगा सेल के लिए उसको प्रिवेंट करती है, उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करने देती। ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चे यहाँ पे 1 और 2 मार्क में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है, बट जो चीज़ें हार्मफुल रहती हैं सेल के लिए उनको अंदर आने की परमिशन नहीं देती। इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी परमिशन देती है लेकिन सेलेक्टिव चीज़ों को, जो चीज़ें इसे लग रही है दिस इज़ द यूज़फुल फॉर द सेल, उन चीज़ों को जो है एंट्री लेने की परमिशन देती है। ओके। आफ्टर दैट, हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? किस तरीके से जो सब्सटेंस है यानी जो मटेरियल है वो सेल के अंदर मूवमेंट होती है उनकी। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और किस तरीके से सेल के अंदर जो सब्सटेंस या मटेरियल है वो सेल के बाहर जा सकता है। ठीक है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। यहाँ पर एक प्रोसेस की बात हो रही है बच्चे। 2 प्रोसेसेस के नाम होते हैं मेनली, एक डिफ्यूज़न और एक ऑस्मोसिस। आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको इसे फाइंड आउट करना है और अच्छे से लिखना है, देन मेरे को बताना है। ठीक है। देखिए क्या होते हैं। Some substances like CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आर पार CO2 और जो ऑक्सीजन है वो एंट्री और एग्जिट कर सकती है या फिर आ जा सकती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है बच्चे। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सो दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चे जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जो है वो CO2 की एंट्री होनी है। ठीक है। यानी CO2 जो है वो चाहिए है सेल को। वैसे तो प्लांट सेल को चाहिए होती है, एनिमल सेल को CO2 नहीं चाहिए होती। हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर एंटर करना है उसको, तो किसके थ्रू करेंगी? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। और कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूज़न के थ्रू। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है कि जहाँ पर उसी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ से मूव करके वो लो कंसंट्रेशन के अंदर एंटर करती है। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है बच्चे। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई भी सब्सटेंस जब अपनी ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन के अंदर एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ही कुछ जो है सेल के साथ भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं? सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सर्टेड आउट बाय द सेल, है ना। क्योंकि सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उनमें से एक CO2 भी है, तो उसको सेल से बाहर होने की ज़रूरत होती है। तो किस तरीके से बाहर होगा? एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। CO2 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बनती है आफ्टर रेस्पिरेशन की, मीन्स टू से दैट रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर CO2 जो है वो एक्सर्ट आउट होती है। हमारी बॉडी से CO2 जो है वो बनती है, जिसकी वजह से CO2 हम हमारी बॉडी से बाहर करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो
लेते हैं। ठीक है, अब हमारी सेल्स के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। अब देखो दो कंडीशंस हो गई यहाँ पे। पहले ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी बाहर की साइड जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो CO2 है वो सेल के बाहर जाएगी। ठीक है बच्चे, एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, डिफरेंस आ गया एक, सेल के अंदर जो है CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो कंसंट्रेशन है CO2 की वो कम है। CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, इसी तरीके से सेल के बाहर जो CO2 है वो मूव कर जाएगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सेम चीज़ें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो सेल है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी वो जो है वो बाहर की साइड मूव कर जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or the concentration of O2 inside the cell decreases। ऐसे ही सेम प्रोसेस से O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगी। कैसे एंटर करेगी, मैंने आपको बताया, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंसेस जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, तो बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर अगर वो कम पड़ जाती है तो डिफ्यूज़न के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है सेल के अंदर। ठीक है बच्चे, देन थस diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells and as well as the cell and its an external environment। तो diffusion जो है एक बहुत important process होती है, बहुत valuable process होती है, जो कि एक बहुत important role play करती है गैस exchange में between the cell and the external environment। Water also obeys the laws of diffusion। पानी जो है वो भी law of diffusion जो है उसको follow करता है। The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis। और जो पानी है वो जब इसी प्रोसेस को फॉलो करता है और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मूव करते हैं या फिर मूवमेंट होती है उनके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है, दैट्स वाई यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।